हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी 2023 के लिए। और ये हमारा 17th लेक्चर है जिसमें हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। और ये सेकंड वीडियो जो इसकी आएगी डे 18th की, उसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मैथमेटिक्स के करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं या जिनको मैथमेटिक्स और भी पढ़ना है, उनके लिए सजेशन है कि आप सीसेट की जो 2023 से 2013 से लेकर के 2022 तक की क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। वो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ जा कर के आप 2013 से 2022 तक जितना भी देख सकते हो आप देख लो, ठीक है ना। 2022 से आप शुरू करो और अगर आपके पास पूरा टाइम है तो 2013 से लेकर के 2022 तक कर लो। मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी आपका वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आप कर लो। उसमें जितने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है वो करो, बाकी आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि दिस इज़ द, आप देख लो, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ द रिवीजन सीरीज। तो इसमें हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे, ठीक है, ना कि हम सारे क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है। सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ज्योमेट्री वगैरह पे हैं, या आपको उस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछते नहीं हैं। यूपीएससी आपको नॉर्मल जो जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो सीडीएस के सारे क्वेश्चन करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सीडीएस में जो आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के जो प्रॉपर क्वेश्चन हैं वो आप कर लो, है ना। लेकिन आप उसमें जो जैसे कि आपको बहुत सारा ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के है, ट्रायगोनोमेट्री के है, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यूपीएससी किसी भी एग्जाम इन एग्जामों में, ठीक है ना। तो उसमें उसको पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। सो जो लोग को मैथ्स जो बार बार बोल रहे हैं कि एक वीडियो डेली, उनके लिए ये है कि आप सीसेट 2013 से 2022 की सीरीज़ की हुई है वो आप कर लो, और 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जनरल मेंटल एबिलिटी में एंड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियो आएगी तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अभी यहाँ पे इस सीरीज में हम सिर्फ रीजनिंग की एक वीडियो लेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स की एक वीडियो लेंगे, है ना। स्टैटिस्टिक की हमने की है, जो स्टैटिस्टिक की जो पिछले क्लास में हुई थी डे 16 में, वो स्टैटिस्टिक एनफ है इससे कि अगर आपको जितने भी लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप भी बना पाओगे। उसको आप 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। एंड लेकिन सेकेंड है कि आपको एक ये क्वेरी आ रही थी कि एक्सप्लेन करो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इन सब में, स्टैटिस्टिक में, मैं उसमें एक्सप्लानेशन में पूरा क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। मैं ऑप्शन दे दूंगा, आप वीडियो देखो, वहाँ से कुछ करो, कुछ खुद भी तो मेहनत कर लो ना। सारा कुछ जो कि एक्सप्लेन करके मैं उसको सॉल्व करके वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, टाइम कम है। सो और आपको जल्दी चाहिए, आपको जल्दी कंप्लीट भी करनी है ना। तो इसलिए मैं वो नहीं, एक्सप्लानेशन नहीं कर पाऊँगा। एक्सप्लानेशन के लिए यू हैव टू सी द वीडियो, ठीक है। मैं आंसर की लिख दिया हूँ कि अगर आप उसमें सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर की मैं दे दूंगा सब में, बट एक्सप्लानेशन के लिए यू हैव टू सी द वीडियो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में मैं कर दूंगा एक्सप्लानेशन, क्लियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगा, ओके, ठीक है। सो देखो, इसका नाम से क्लियर है कि दिस इज़ अ जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब आपको ब्रेन लगाना है और ब्रेन लगा करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। और यूपीएससी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है। ये 2023 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखो आपको ये दिया हुआ है 7, 9, है ना, 10, तो ठीक है। तो इसमें क्या किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको एक, ठीक है ना, एक ऑपरेटर है ना, तो 7 है ना, 9, तो इसमें क्या है, इस ऑपरेटर में कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ठीक है ना। इसके बाद दिया है कि 9, 11, 30 इज इक्वल टू 5, 11, ठीक है ना। दिस इज अ जस्ट ऑपरेटर, यहाँ पे कुछ भी यूज हो सकता है। तो आप देखो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बाद आप बता दोगे आंसर। तो ठीक है, इसको, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो, इसको एडिशन करके देखते हैं। 7, 9, 16 और 10 क्या हो गया, 26, ठीक है। तो 26 में क्या हो गया, 2 + 6 विच इज 8। चलो ये तो ऐसा आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, 9, 11, 20 और 30, 50, है ना। सो 50 में 5 और 0 कितना हो जाएगा, इट्स अ 5। चलो ये भी आ रहा है। 11, 17, 17 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 21 कितना हो जाएगा, इट्स अ 49, ठीक है। सो 49 हो जाएगा। सो 4 + 9 विच इज 13, क्लियर। तो 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 15 कितना हो जाएगा, 42। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 42। सो 4 and 2 इज इक्वल टू 6। सो आंसर क्या हो जाएगा 6। आसान सा क्वेश्चन है, पैटर्न आपको समझना था और आंसर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, 0 को CHUR लिखते हैं, सो प्लेयर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक अगर आप पेपर में आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप जाते हो तो आप स्टार्टिंग में जब कुछ देर में आप ABC से लेकर के जेड तक लिख लो बिट नंबर 1 2 3। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसको लिख सकते हो अपोजिट से, और इसमें जैसे कि A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे करके लिख सकते हो अगर इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, सो इफ़ 0 इज रिटन एज CHUR, मतलब जेड में क्या हो गया, जेड के बाद ABCD से जेड तक गया, जेड के बाद फिर ABC, मतलब AB 2 के बाद C आ गया। ठीक है ना, तो 3 ऐड हो गया। इसके बाद E के बाद क्या होगा FG, फिर H आ गया, फिर R के बाद देख लो आप PQR ST, फिर U हो गया, फिर O के बाद है ना PMNO PQ और R। तो दो दो देख रहे हो कि दो दो के छोड़ करके तीसरे पे आ रहा है। नाउ प्लेयर है तो P के बाद क्या हो गया QR S, इसके बाद L के बाद क्या होगा LMNO, A के बाद क्या होगा BCD, ठीक है, और Y के बाद ZA, उसके बाद B, और E के बाद क्या आ जाएगा, E के बाद तो आपको पता ही है कि E के बाद आ रहा है H, और R के बाद क्या आ जाएगा, R के बाद U। ठीक है, सो SODBHU है जो आंसर। सो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे D आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक आते हैं, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, आपको देखना है कितने से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। अगला है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, दो अलग दिख रहा है। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें सारे प्राइम नंबर है। पहला वाला में देखिए 17, 37, 47, 97। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक या अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है, कोई भी नंबर से आप इसको कट नहीं कर सकते हो। इसमें भी आपको 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर सब है, देखो। ठीक है ना, लेकिन इसमें 91 जो है वो 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 13 × 7 91 हो गया। तो इसका मतलब बाकी सब जो तीनों है ये प्राइम नंबर सारे हैं, इसमें भी सारे प्राइम नंबर है, इसमें भी सारे हैं, और डिफरेंट कौन सा हो गया, इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या है, इफ ABC and DEF are both 3 digit number such that ABCDE and F are distinct non-zero digits such that ABC plus DEF, देखो ABC और DEF ये एडिशन जो हो रहा है ये आ रहा है। ठीक है, सो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ AB प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर कौन सा दो नंबर को ऐड करने पे 1 आएगा, आप सोचो, है ना। सो कौन सा दो नंबर को नॉन जीरो है ना, जीरो नहीं है, तो आपको 1 से लेकर 9 तक में कौन सा दो नंबर को ऐड करने पे आपको आएगा, ठीक है ना, वो देखो आप। ठीक है, तो 6 5 हो सकता है, इसके बाद आपको जो है सो 9 और 2 हो सकता है ना, तो 6 5 हो सकता है C और F का, फिर आपको 9 और 2 11 हो सकता है, 7 और 4 11 हो सकता है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक लाने के लिए हमको 11 लाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो नंबर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें आपको आप 2-3 पॉसिबिलिटी है करके देखना, है ना। सो अगर हम लोग इसमें 2 + 9 11 ले लेते हैं, ठीक है ना, C की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 9 ले लेते हैं। ठीक है, सो 2 और 9 हो गया, तो ये 11 हो गया, एक यहाँ पे ऐड हुआ, और फिर हमें 11 चाहिए, फिर हमको कितने चाहिए 11, तो 11 चाहिए, तो एक तो हमारा पहले से है 2 और 9 11 का 1, बाकी जो आपको बचा एक, तो एक पहले से है, तो इसका मतलब B और E का सम होना चाहिए 10। सो B और E का सम, अब B और E का सम जो होगा वो 10 होगा, तो 10 कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सो वो हो सकता है 2 + 8 हो सकता है ना, 3 + 7 हो सकता है, 4 + 6 हो सकता है, 5 + 5 नहीं होगा, क्योंकि सारे नंबर जो है वो एक ही बार आना चाहिए, तो 5 + 5 होगा नहीं। ठीक है, फिर 4 + 6 हो गया, इतने हो सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट हो सकता है, 2 और 9 है तो 9 और 2 हो सकता है, तो वो कुछ नहीं। अब 2 8 नहीं होगा, क्योंकि 2 हमने पहले ले लिया है, तो इसको यहाँ पे लेंगे नहीं, तो 2 तो लेंगे नहीं, कि 2 एक बार हो गया है, तो फिर 2 8 लेंगे नहीं। इसके बाद आपको तो इसमें क्या ले सकते हैं, 3 7 या 4 6 कोई भी ले सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग इसमें 3 7 लेते हैं, तो फिर ये 1 हो गया, तो 9 2 11 का 1 बचा 1, और 3 7 10 और 1 11, फिर बचा 1 आपको। अब इसमें फिर आपको ऐसा चाहिए कि A और D का वैल्यू 10 हो, तो अब इसमें अगर हमने 3 7 ले लिया है, तो अब क्या लेंगे 4 6। अब देखो ये हो गया आपको 1 1,
ठीक है, क्योंकि आप बाकी कुछ ये 4 6 ये 3 7 ले लिए हैं तो ये होगा नहीं, तो 4 और 6 सिर्फ 10 आपको बचा हुआ है, 5 5 हम ले नहीं सकते हैं। सो आपको 432। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ABC का हम 6 7 9 लेंगे और DEF का 432, तो कोई बात नहीं, आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कि व्हेन यू आर गोइंग टू सम AB + C तो क्या हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 6 + 7 + 9 विच इज 31 इज द आंसर। ठीक है, सो ये आंसर 31 आपका हो गया। क्लियर? तो ये आपको CSE 2023 का क्वेश्चन है। अगला है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो पहले भी पूछा गया था, जो यहाँ पे पूछा गया है। तो दो जो हुआ सेइंग कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, उनके लिए ये आंसर है कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है ना। अब आप देखो इसमें, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा हुआ था, जो अभी पूछा गया है, जो 2023 में पूछा गया है, वो पहले कहीं पे पूछा हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो उसमें क्या डिफरेंस था वो मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि थोड़े बहुत डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप देख रहे हो कि जो लास्ट टर्म है जेड, है ना, तो जेड को 2 बार लिखा है, वाई को 3 बार लिखा है, एक्स को 4 बार लिखा है, डब्ल्यू को 5 बार लिखा है, इसी तरह जा रहा है। इसका मतलब ए को कितना बार लिखेगा 27 बार, बी को कितना लिखेगा 26 टाइम। क्लियर? तो ये होगा। सो व्हाट इज द मिडिल टर्म, तो टोटल टर्म तो पहले पता कर लो। तो पहला टर्म जो है सो जेड जो है सो 2 बार है, दूसरा टर्म 3 बार है, चौथा जो एक्स है वो 4 बार है ना। तो ऐसे करते करते आपको जो ए होगा वो 27 बार है, क्योंकि जो लास्ट टर्म है, टोटल कितने होते हैं अल्फ़ाबेट 26, तो लास्ट टर्म एक जो है जेड जो है वो 2 बार है, तो ए जो होगा वो 26 में नहीं होगा 27 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 27। नाउ इसका अगर सम आप करते हो तो आपको इसको 27 का सम कैसे करोगे। देखो, जो 1 से लेकर के n तक का नंबर होता है नेचुरल नंबर का, वो होता है n × n + 1/2। तो इसको 1 से लेकर के 27 तक का सम आप बता दो कितना होता है, तो हो जाएगा 27 × 28/2। सो 2 से 14 टाइम में, तो 27 × 14, तो ये हो जाता है 378। क्लियर? अब 378 हो गया, लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो 1 क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 377। हमने जो सम निकाला है 1 से लेकर 27 तक, बट हमें 2 से 27 चाहिए, तो एक हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 377। क्लियर? सो नाउ इसकी जो सम हो गई 377 हो गई। तो टोटल जो टर्म है वो कितने हैं 377 है। तो मिडिल टर्म कौन होगा, इसका आधा, तो 377 का आधा, और वो जो होगा सो 188 वो एक तरफ, 188 एक तरफ। ठीक है, सो 188 एक तरफ, और ये 189 नंबर जो होगा वो होगा इसका 189 नंबर जो होगा वो हमारा होगा, जो 189 नंबर जो होगा हमारा आंसर होगा। अब 189 पोजीशन पे क्या आएगा उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखते रहो। जैसे 377 टोटल नंबर है, तो आप इसमें क्या करो, जैसे कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 189 में 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20 कुछ भी ऐड करके देखो आप इसमें, तो ये जो होगा ये आपको टोटल जो सम आती है वो आती है आपको 188, इसकी पूरी सम। ठीक है, तो इसकी सम आप बोलोगे कि ये सर कैसे पता चलेगा, आप 5-6 टर्म ऐड करके देखो कि आपको कितना लाना है 189, तो 188 तो घटाने हैं, तो कहाँ तक घटाओगे। सो 188 जो है सो यहाँ तक, तो 27 में क्या हो गया, अब आप समझो 27 में क्या हो गया, ये होगा 27, ए 27 टर्म होगा, बी 26 बार होगा, सी 25 बार होगा, डी 24 बार होगा, ई आपको 23 बार होगा, एफ जो है 20 बार होगा, जी जो होगा 21 बार होगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 22 हमने छोड़ा भी है, तो 22 जो होगा एफ होगा, और जी 21 बार होगा, और एच 20 बार होगा, और उसके बाद एच के बाद क्या आएगा 189 टर्म क्या होगा, वो होगा आई। तो आंसर क्या हो जाएगा आई। यही क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है जिसमें उन्होंने बस इतना का सिर्फ चेंज कर दिया है कि यहाँ पे ए कर दिया है, आंसर सेम। ठीक है ना, और यहाँ पे कर दिया है आपको जेड 27 बार कर दिया है। ठीक है, बस इतना चेंज किया है, और इससे पहले पूछा हुआ था जो यूपीएससी ने 2023 के सीएससी में रिपीट किया है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि एक ये क्वेश्चन है कि ABC, और ये ऐसे है दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपके पास में ज़्यादा आपको इसमें नहीं पैटर्न समझ में आ रहा है तो जस्ट राइट डाउन। आप इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लिख के देखो, किसी में तो एक पैटर्न बन रहा होगा। ये सबसे आपका आसान है अगर आपके पास टाइम है, और आपसे अगर, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें आप सोचने, अगर पहली बार तो आप सोचो, ठीक है ना, कि इसमें क्या हो सकता है, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, तो ऑन दैट केस क्या करो आप कि इसको सीधा जो है सो आप इसमें वैल्यू ABCD करके देख लो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब आप इसमें तो हम लोगों ने बता दिया, अब वैल्यू नहीं रखना है, तो आप देखो क्या है कि इसमें 4-4 को करते हैं, ये लास्ट में ABCD है। ठीक है,
और लास्ट में ABCD है, तो कैसे कैसे हो रहा है। अब इसमें 4 4 ब्रेक करें तो ये 4 हो गया, ये 4 होगा, तो BCD है तो यहाँ पे A लिख दूँ, लिख दें, है ना, सारे नंबर आना चाहिए। DAB है तो यहाँ C लिख दूँ, ठीक है, और ABC है तो यहाँ D लिख दूँ और यहाँ पे D लिख दूँ। सो ये जो है 4 4 का ग्रुप बन गया, ABCD DABC CDAB BCDA और ABCD, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो देख लो क्या क्या होगा, DDCA। तो आप पैटर्न समझो, है ना। इसमें टोटल जितने टर्म है उसको 4 भाग में, 4 4 एलिमेंट का टर्म है, तो आप 4 4 करके कर सकते हो। इधर आप इसमें वैल्यू रख के भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट इज एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। अब ये टफ लग रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा टफ है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट इज एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। तो 10 टू द पावर 10th डे, जैसे आज संडे हुआ तो 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, फिर से संडे होगा, फिर 14 दिन के बाद संडे, फिर 21 दिन के बाद संडे, फिर 28 दिन के बाद संडे। तो बेसिकली 10 टू द पावर 10th डे पे क्या होगा, तो आप एक पे ये हो गया, ठीक है ना। नहीं, अब इसको 7 से डिवाइड करो, आप 7 से डिवाइड करो, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा फिर उसमें आप सोचना, ठीक है। तो 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 30, 7 4 जा 28, फिर बचा कितना 20, तो 7 2 जा 14, फिर भी बचा कितना 60, तो 7 8 जा 56, बचा 40, 7 5 जा 35, है ना, बचा 5, तो 5 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, 10 बचा तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 जा, फिर 30 बचा, 7 4 जा 28, है ना, और फिर 20 बचा तो 7 2 जा 14, फिर 60 बचा तो 7 8 जा 56, मतलब इसके बाद आपको इतना कट रहा है, फिर 4 आपको बच जा रहा है रिमाइंडर, क्योंकि उसके बाद हमारा 0 हो गया कंप्लीट। तो 4 जो रिमाइंडर बचता है, तो अब सोचो, तो ये 7 में मतलब कि जब ये लास्ट दिन होगा इतना, ये ठीक है ना, इसमें से आप कर दो 9 9 9 9 9 9 9 करके, अगर आप 6 करते हो, ये पूरी तरह 7 से कट जा रहा है, मतलब इसके बाद जो होगा वो मंडे होगा, मतलब 97th जो होगा लास्ट का, है ना, ठीक है ना, तो वो होगा मंडे। फिर 8th वाला क्या होगा, 98 वाला वो हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, क्योंकि 6 तक तो पूरा कट रहा है, तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, फिर 9 जो होगा क्या होगा वेडनेसडे, और 0 मतलब पूरे 10 टू द पावर 10th डे जो होगा वो होगा थर्सडे। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो द आंसर इज थर्सडे। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऑड डे देखो और सॉल्व करो। अगर मान लीजिए कि अगर आपको छोटा क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो आप क्या करते, संडे जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन को आप बेस मान लो, उस दिन तो आपको जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन तो संडे होगा ना, तो उसको 0 मान लो, फिर देख लो कि उसके बाद जितने दिन पूछ रहा है आगे का उसका ऑड डे कितना है, तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द कैलेंडर। हम 1-2 कैलेंडर के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर। अगला है, द क्लॉक फिगर शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये जो है सो इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, यही तो होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 35 दिखेगा नहीं, 3 45 नहीं, 9 15 दिखेगा नहीं, ये इधर यहाँ पे है, तो ये इसको अगर जस्ट अपोजिट आएगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25, तो 9:25। आसान सा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में जैसे आप देखते हो आपको राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, तो बस इसको जो है सो ये ऐसे है ना, उसको जो है सो अगर आपको प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर। तो 9:25 इस पे दिखेगा। क्लियर। अगला है, द अल्फाबेट्स फ्रॉम A to J आर नंबर्ड 0 to 9। मतलब A को 0 माना है और J को 9 माना है, मतलब B को 1, C को 2, है ना, D को 3, E को 4, F को 5, है ना, G को 6, H को 7, I को 8। मतलब वैसे A का 1 सेव करते हैं, बट ये है। अब इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ A J J का क्या होगा। सो A कितना है 0, G कितना है 6, और J कितना है, J है आपको 9, ठीक है, माइनस C J, C का कितना है 2, E का कितना है 4, और G का कितना है 6, प्लस E D B, E का कितना है 4, ठीक है, D का कितना है, D का आपको देख लो 3 है, और B का कितना है आपको 1 है। तो आप क्या करो, इसमें 4 3 1 ऐड करो, ठीक है, 500। सो 500 माइनस 246, ये कितना हो जाएगा 4, है ना, और 5 और 3 1, यही होगा, 2 हो जाएगा 254। सो 254 में मतलब 2 कौन सा है, C, है ना,
एफ और ई है कहीं पे आंसर? बिल्कुल है, सी एफ इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अगला है इफ साउथ ईस्ट को बोलते हैं ईस्ट। अब देखो ये डायरेक्शन याद रखना है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा आपको नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको ये पूरी डायरेक्शन हो गई। अब बोल रहा है कि साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलेंगे, मतलब इसको बोल रहा है ईस्ट, मतलब इसको आपको घुमा दिया इतना, ठीक है। तो ये जब ईस्ट हो जाएगा और साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये आप सोचिए, आप इसको अगर फोल्ड कर रहे हैं तो ये अगर इधर आ रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ, क्लियर। तो ये चला जाएगा इसके जगह पे, ये चला जाएगा इसके जगह पे, ये चला जाएगा इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे और ये इसके जगह पे। बस इतना आपने मूव कर दिया कि साउथ ईस्ट को बोल रहे हो ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट अब ईस्ट हो गया। तो पूछ ऐसे ही चल रहा है सारा। सो व्हाट विल बी द नॉर्थ? तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे? जो नॉर्थ यहाँ था, ठीक है ना। सो नॉर्थ को अब क्या बोलेंगे? ईस्ट को साउथ ईस्ट हो गया ना, तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ठीक है। तो हमने जो इसका डायरेक्शन किया है वो डायरेक्शन में आपको नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, बट इसमें क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहें, है ना, मतलब साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो साउथ ईस्ट को ईस्ट, तो मतलब ये अगर साउथ ईस्ट को हम ईस्ट बोलेंगे, कुछ गलत किया क्या हमने? साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलेंगे तो साउथ को साउथ ईस्ट बोलना पड़ेगा, और फिर साउथ वेस्ट को साउथ बोलना पड़ेगा, और वेस्ट को साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट, और नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ठीक है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूजडे, मतलब आज का दिन ये हो गया यस्टरडे, ठीक है, ये टुडे, ठीक है। सो डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से एक दिन पहले कौन सा दिन है? क्या है? आपको ट्यूजडे है। तो ये ठीक है ना, यस्टरडे कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे। आज कौन सा हो गया? थर्सडे, ठीक है। तो सैटरडे पूछ रहा है, तो टुमारो क्या हो जाएगा? फ्राइडे, और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? सैटरडे। सो डे आफ्टर टुमारो इज द आंसर, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिसिंग नंबर। तो आप देख लो, इसमें 1 और 5 को ऐड किया ये 6 है, 3 और 2 को ऐड किया ये 5 है, 3 1 को ऐड किया ये 4 है, 2 और 3 को ऐड किया ये 5 है। इसके बाद आप ये हो गया, ठीक है, सारे 2 7 को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? इसके ठीक सामने वाले की बात चल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9। क्लियर? ठीक है। 2 7 1 2 को ऐड किया तो ये 3 है, 2 6 को ऐड किया तो ये, और 3 4 को ऐड किया 7। सो आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 7 को ऐड किया तो 9 होगा आंसर। आसान सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट इन द सीरीज? इतना। अब देखो इसमें W के बाद XY छोड़ करके ये सीधे Z है, ठीक है ना। T के बाद U V को छोड़ करके W है, ठीक है ना। सो QRST होता है ना, RS के पहले Q होगा, सो Q वाला होगा, ये तो पक्की बात है, Q वाला होगा। उसी तरह Y के बाद क्या है? U V है ना, U V W XY, WXY है ना। क्लियर? सो WX है, फिर Y है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? QRSQ, ठीक है। सो UVWX हो गया, WX फिर Y हो गया, और QRSTU हो गया। 3 3 चल रहा है। सो Q से पहले क्या क्या होगा? ठीक है ना, वो हो जाएगा OPMNOP तो M हो जाएगा। सो Q से पहले M हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? QMI। तो आपको सीरीज समझना है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो हो गया, ये आपको आंसर हो जाएगा QMI। क्लियर? अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय। अब देखो इसमें 1 2 3, तो 1 2 3 और इस दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, और इस दोनों वर्ड में क्या इस दोनों लाइन में क्या कॉमन है? इस दोनों लाइन में कॉमन है बॉय। इसका मतलब दोनों वर्ड में क्या कॉमन है? 1, तो इसका मतलब हो गया 1 को बोलेंगे बॉय। यहां तक क्लियर? अब 1 को बॉय बोल दिए। अब देखो कोई कॉमन वाला दिख रहा है? यस, 1 2 3 और 6 3 7 में 3 कॉमन है, और इसमें क्या? ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर और ब्राइट लिटिल, तो इसका मतलब क्या कॉमन है? 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया?
3 का मतलब दोनों में लिटिल है, सो लिटिल हो गया। क्लियर? सो 3 का लिटिल हो गया, तो 1 का बॉय हो गया, तो 2 का क्या हो गया? ब्राइट। पूछ रहा है हमसे ब्राइट क्या होगा, सो ब्राइट क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, कॉमन देखो और सॉल्व करो। अगला है फाइंड आउट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिख रहा है? ये सर्किल है, ये इलिप्स है, ये पैराबोला है और ये स्फेयर है। स्फेयर ऑड लग रहा है आपको, 3D में आ गया, सो ये गोला, तो ये हो जाएगा डी। अगला है P इंटू पी एक्स क्यू, है ना, मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब P इंटू क्यू है, सो P इंटू क्यू मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q, Q का भाई है, Q का भाई P है। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, सो Q का भाई P है, तो P भाई है, ठीक है, और दोनों भाई है ना। अब P के Q के बारे में हमें नहीं पता है, क्लियर? P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, P बाई Q का मतलब होता है P इज़ द सन ऑफ Q, तो P इज़ द P, समझ रहे हो ना, P इज़ द सन ऑफ Q, Q का सन है, ठीक है, सन है। अब क्या है, P इज़ द सन ऑफ Q, इसके बाद है P माइनस Q का मतलब क्या होता है? P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, Q की सिस्टर है, ठीक है। इसका मतलब बस है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंड सो दैट Q इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ P, सो Q इज़ द मैटरनल अंकल, है ना, मैटरनल अंकल मामा, Q और P का मामा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा होगा? चलो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, P बाई आर। P बाई आर का मतलब क्या हो गया? P बाई आर का मतलब हो गया, यहाँ से देख लो आप, P बाई आर का मतलब हो गया P इज़ द सन ऑफ Q, सो P इज़ द सन ऑफ, सन हो गया किसके? तो P बाई आर है, तो P इज़ द सन ऑफ R, ठीक है। और ये जो हो गया P बाई आर, है ना, सो माइनस Q, मतलब माइनस Q का मतलब हो गया, मतलब कि ये जो है वो सिस्टर ऑफ Q है, मतलब R जो है वो सिस्टर ऑफ Q है, तो R सिस्टर है किसके? Q की, ठीक है। सो Q जो है सो इसके मामा हो गए, तो ये P बाई आर माइनस Q इज द P, ये सही हो गया, क्लियर, ठीक है ना। इसके Q के, है ना, ये जो हो गया Q और सिस्टर है ना, P माइनस Q का मतलब हमने कहा था माइनस जब भी होगा तो मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो ये R, ठीक है ना, तो ये Q का क्या हो जाएगा? Q और P में क्या होगा? मैटरनल अंकल हो जाएगा, ठीक है ना, इसके भाई है, ठीक है, तो ये मैटरनल अंकल हो गया, क्लियर। अब क्या है ना, इसके जो बच्चे होंगे आर के वो तो मैटरनल अंकल हो गए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है, एक तो ये तो 2 में है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो चला गया। अब Q इंटू एस का मतलब क्या होगा? ये Q माइनस एस का मतलब क्या हो गया? ठीक है, सो Q इंटू एस का मतलब हो गया, ठीक है, सो ये तो होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ और इसमें है कि जैसे कि इसमें क्या है Q इंटू एस और Q माइनस एस, तो माइनस वाले में क्या है? मीन्स Q इज़ द सिस्टर ऑफ Q, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि यहाँ पे भाई होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्रदर होना चाहिए, है ना, मतलब मेल होगा, तभी तो मैटरनल अंकल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल? तो बोल रहा है कि Q माइनस एस, तो Q माइनस एस का मतलब क्या हो गया? Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q माइनस एस का मतलब हो गया कि Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q सिस्टर है किसका? S का, तो Q लड़की हो गई, तो लड़की हो गई तो मामा तो होगा नहीं, और Q इंटू एस का है इसलिए S दिया नहीं हुआ, आपको समझिए। Q इंटू एस का मतलब क्या हो गया? Q इंटू एस का मतलब हो गया कि Q इज़ द ब्रदर ऑफ S, S का ब्रदर है, तो S क्या है नहीं मतलब, लेकिन Q भाई है, मतलब Q मेल है, इसीलिए हम लोग आंसर लिखे हैं P बाई आर माइनस Q एंड Q इंटू एस। Q इंटू एस इसलिए बताया गया है S की कि ये बस इंडिकेट करता है कि Q जो है मेल है, तभी तो मैटरनल अंकल होगा, क्लियर, नहीं तो मैटरनल अंकल कैसे होगा? होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला है, इन अ फैमिली ईच बॉय हैज एज मेनी सिस्टर एज ब्रदर एंड ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर एज सिस्टर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली? ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन अ फैमिली ईच बॉय हैज अ मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर एंड ईच गर्ल्स हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टर है, लेट सिस्टर बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स हो गया, तो एक गर्ल्स की कितनी सिस्टर होगी? एक तो गर्ल्स खुद होगी, है ना, तो अगर मान लेते हैं गर्ल्स तो क्या हो जाएगा? सिस्टर, टोटल सिस्टर
-1 टोटल सिस्टर जो होगी वो एक तो गर्ल्स है तो उसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी, सिस्टर्स -1, और इसकी ब्रदर जो हो गए, है ना, क्या बोला है, ईच गर्ल्स, हर गर्ल्स हैज़ ट्वाइस एज मेनी एज ब्रदर एज सिस्टर, जितना सिस्टर है उसका 2 गुना ब्रदर है, तो 2 इंटू सिस्टर -1, ठीक है, क्लियर। सिस्टर एक्स है, एक गर्ल्स के पास कितना होगा, x-1 होगा। x-1 क्यों होगा, क्योंकि एक तो खुद है ना, लड़की जो है एक फैमिली में एक गर्ल्स है तो वो भी तो सिस्टर होंगी, है ना। तो मान लेते हैं टोटल सिस्टर है x, तो एक गर्ल्स के पास कितने सिस्टर हो जाएंगे, x-1 उसके अलावा, है ना। अगर 5 लोग हैं तो एक के तो 4 ही सिस्टर हुए ना उसके, ठीक है। और ब्रदर है 2 इंटू x-1, ये तो गर्ल्स का हो गया। ईच बॉय हैज एज मेनी सिस्टर एज ब्रदर, तो बॉय की अगर बात करें तो बोल रहा है कि इसके सिस्टर जो हैं, जितने सिस्टर हैं उतने ही ब्रदर हैं, तो इसके भाई भी एक्स होंगे, सिस्टर एक्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिस्टर एक्स है, तो ब्रदर भी एक्स हो गए, क्लियर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉय फैमिली में कितने हो जाएंगे, एक तो खुद भी तो होगा, तो x+1 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2x+1, तो ये दोनों इक्वल होंगे, x+1 इज इक्वल टू 2x-1, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, x+1 इज इक्वल टू 2x-2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब सिस्टर की संख्या 3 हो गई, ठीक है। और भाई की संख्या कितनी हो गई, 3-1, इसमें डाल दो वैल्यू, सो 3 4, सो टोटल जो मेंबर हो गए हैं वो 7 हो गए। आपको समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन अ फैमिली, तो बोल रहा है कि हम लोग मान लिए कि सिस्टर टोटल जो है वो x है, ठीक है। तो सिस्टर x है, तो एक गर्ल्स में सिस्टर मान लीजिए किसके, बॉय की जितनी भी लड़कियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक गर्ल का कितना सिस्टर होगा, x-1, क्योंकि एक तो खुद भी होगी ना किसी की सिस्टर। और बोल रहा है कि ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर, जितनी सिस्टर है उसका 2 गुना ब्रदर है, तो सिस्टर कितनी है, x-1, है ना, तो ब्रदर उसका कितना हो गया 2 इंटू x-1, तो ये जो ब्रदर होगी एक लड़की के, तो एक लड़की के बाकी जितने भी मेंबर होंगे सब तो भाई ही होंगे, जितने भी बॉय मेंबर होंगे, तो टोटल बॉय ये जो ब्रदर हो गए ये टोटल बॉय हो गए, क्लियर। अब लड़के के बारे में, ईच बॉय हैज एज मेनी सिस्टर एज ब्रदर, तो मान लीजिए कि एक सिस्टर है उसके, तो ब्रदर भी एक्स है, नंबर ऑफ सिस्टर एक्स है, तो ब्रदर भी नंबर ऑफ ब्रदर एक्स है। लेकिन ये लड़का का मतलब जैसे कोई बंदा है उसके 3 भाई है, इसका मतलब टोटल बॉय तो 4 हो गए ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए हैं कि टोटल बॉय जो होगा वो x+1 होगा, और यहाँ पे जो ब्रदर है तो वो सारे लड़के होंगे जो ब्रदर होंगे, सो 2 इंटू x-1। अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है, सो दिस इज द आंसर। सो 3 और 4 हो गए, 3 लड़की हो, 3 सिस्टर हो गई और 4 ब्रदर हो गए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने सिस्टर हैं कितने ब्रदर्स हैं, तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो गया 3 + 4, टोटल मेंबर जो होंगे वो 7, क्लियर। तो ये हो गया आपको, टोटल मेंबर जो होंगे वो 7 हो गए हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखो डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आर वॉक्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एवरी संडे, हर संडे को वो लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं। ही वॉक्स 2 किलोमीटर, पहले तो आप नॉर्थ साउथ बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सो आर वॉक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस एवरी संडे, ही वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो रविवार को लंबी दूरी चलता है पैदल, वो अपने घर से उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे उसका घर है मान लेते हैं, तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर चला उत्तर की दिशा में, नॉर्थ में। फिर दाएँ मुड़ता है, तो दाएँ ये हो गया आपको, दाएँ मिलकर के कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वहाँ से वो दाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, सो ये हो गया 5 किलोमीटर, तो ये तो 2 हो गए और ये 3 हो गए, क्लियर। इसके बाद 5 किलोमीटर फिर बाएँ मुड़ जाता है, फिर क्या करता है, नेक्स्ट ही वॉक्स 5 किलोमीटर एंड टर्न्स लेफ्ट, मतलब इधर चला गया बाएँ, और फिर क्या हो गया, बाएँ मिलकर कितना चलता है 2 किलोमीटर, सो 2 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो गई, और टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि अगर, ठीक है, और ये डिस्टेंस तो 3 है ही 3, अब पूछ रहा है कि ही रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर रुकता है और रिटर्न्स होम फॉलोइंग ए स्ट्रेट रूट विदाउट एनी टर्निंग पॉइंट, कहीं बिना घूमे हुए सीधे सीधे चल देता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलता है। तो ये निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए, जो कि आपको पता है टोटल किलोमीटर 5 है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, और ये कितने हो गए 4, सो 3 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर जो होगा वो उसका रूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 + 16, तो ये हो जाएगा 5, सो 5 किलोमीटर डायरेक्ट चलता है तो वो पहुंच जाता है, क्लियर। अगला फिर से देखो क्वेश्चन है, 1 जनवरी ऑफ अ नॉन लीप ईयर, ये पहले बता दिया नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 दिन,
नॉन लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 365। तो पूछ रहा है कि 1 जनवरी, अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी को, 1 को किसी ईयर में अगर मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? देखो, अगर पूरे साल में 365 दिन हुए, नॉन लीप ईयर है 365 डेज, तो 365 डे में अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 364 जो है सो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है जिसको हम ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी को अगर मंडे है, ठीक है, तो अगले साल 1 जनवरी को क्या होगा? एक दिन आपको ऑड पड़ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि तो वो ट्यूसडे हो जाएगा, अगले साल 1 जनवरी को ये ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि 364 दिन, मान लीजिए 1 को मंडे है तो फिर 7 दिन के बाद मंडे, फिर 7 दिन के बाद, तो 364 दिन पे क्या आ जाएगा? 364वें दिन जो होगा उस दिन क्या होगा आपको? ये हो जाएगा 364वें दिन जो होगा वो मंडे, 364 दिन के बाद जो आएगा वो मंडे होगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31 दिसंबर को क्या होगा, तो वो हो जाएगा मंडे, सेम होगा। हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है ना, तो ये 7 दिन के बाद फिर होगा, फिर 14 दिन के बाद रिपीट करेगा, फिर 21 दिन के बाद, फिर 28, तो इसे 364 दिन के बाद फिर मंडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी को अगर क्या है? मंडे है, तो 364 दिन के बाद फिर मंडे आएगा। अगर ये पूछता कि अगले साल 1 जनवरी को क्या है, तो आप क्या करते? आप इसमें लिख देते 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, तो वो ट्यूसडे हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ऑड डे एक्स्ट्रा बन जाता है 365 दिन में, और लीप ईयर अगर रहता तो 366 में 2 एक्स्ट्रा दिन बन जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इन 1 मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, 1 मार्च को ना, 1 मार्च को है संडे, विच डे विल बी द 1 फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का 1 फरवरी। तो अब चलो, लीप ईयर का कोई समस्या ही नहीं है कि मार्च से लेकर के 1 फरवरी तक कोई फरवरी आएगा ही नहीं, है ना। तो अब इसमें क्या होगा? 1 मार्च को संडे है, 1 फरवरी को क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग ऑड डे निकालते हैं। तो मार्च में कितने दिन हो जाएंगे? 31 दिन हो जाएंगे, है ना। सो मार्च में आपको होते हैं 31 दिन, है ना। अप्रैल में कितना होता है? ये 30 दिन, और मई में कितना हो जाएगा? 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 30, ठीक है, अगस्त में 31 होगा, ठीक है, और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में क्या हो जाएगा आपको? नवंबर में 30, और दिसंबर में 31, और जनवरी में 31, जनवरी में 31। क्लियर? तो ये सारी होती है। और फरवरी 1 को आपसे पूछ रहा है, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे? इसमें 7 चौका 28, 3 ऑड डे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, 3, 2 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2, 3 और 3, टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, 2, 23, 3, 26, 3, 29, टोटल 29 ऑड डे हुआ। 29 ऑड डे को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1 ऑड डे, ठीक है, टोटल। मतलब क्या हुआ कि 1 मार्च को संडे है अगर, तो 1 फरवरी को 1 ऑड डे हो रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऑड डे नहीं होता, 0 होता, तो आप क्या लिखते? 1 डे को संडे ही होता। लेकिन 1 फरवरी को क्या बोल रहा है? 1 ऑड डे आ रहा है, इसका मतलब मंडे होगा। 2 ऑड डे आता तो ट्यूसडे हो जाता। मतलब कि टोटल 7-7 दिन पे जो रिपीट कर रहा हो तो कर ही रहा है, उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो संडे के बाद मंडे। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मंडे। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैलेंडर पे क्वेश्चन आप करके जाएंगे, और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हैं तो सीसेट 2013 से 22 तक में बहुत सारे कैलेंडर पे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट आप कर सकते हो। ऑड डे बहुत सारे लोग ट्रिक पे करते हैं, मैं आपको बेसिक चीज़ बता दिया कि आप ऐसे करके सॉल्व करो। क्लियर? अगला है 20 से 10 हो रहा है, 10 से 10 हो रहा है, तो 20 में हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हो गया, 10 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2.5 से हुआ, तो अब 75 में 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा सो आंसर होगा। सो 2 2 5। अब देखो कि सीरीज कैसे चल रही है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जून 2019 के किस दिनांक को रविवार होगा? जून 2099। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये जो है 2022 की पेपर पूछी हुई है, ठीक है। तो 2022 की पेपर पूछी हुई है, तो 5 जून 2022 को, ठीक है ना, ये था संडे, संडे के दिन पेपर था। तो ये पूछा कि जून 2099 को कौन सा किस दिनांक को रविवार होगा, ठीक है। जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? तो 5 जून 2022 को ये क्या था? संडे।
तो अब क्या हो गया, अब आप समझिए इसमें 5 जून 2099 तो टोटल कितने हो गए, 77 साल हो गया, 77 ईयर हो गए हैं टोटल। अब 77 ईयर जून तक में 5 जून तक 77 ईयर हो गए हैं। क्लियर, 5 जून तक 77 ईयर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 5 जून तक 77 ईयर हो गया, तो 77 ईयर में जितने भी नॉन लीप ईयर होंगे, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। तो ऑड डे कितना होगा, मतलब 7 से कटने के बाद कितने, 1 ऑड डे, मतलब 77 ऑड डे तो ये हो गया। अब क्या है कि 77 सालों में लीप ईयर भी तो होंगे, कितने लीप ईयर होंगे आपके, 19, 19 इंटू 4 क्या ना, कितना, 76, तो 19 लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर में मैंने क्या कहा है कि लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, और 366 दिन होंगे तो कितने होंगे, ऑड डे 2 होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो 65 वाला हमने पूरे 77 साल का कैलकुलेट कर दिया है, और 19 दिन और एक्स्ट्रा होगा क्योंकि इसमें 2 दिन होगा 19 लीप ईयर के। तो टोटल जो ऑड डे हो गए वो 96 ऑड डे हो गए। अब इस 96 ऑड डे के भी अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 13 इंटू 7 91, मतलब 5 ऑड डे आपको बच रहा है। ठीक है, तो अगर 5 जून 2022 को संडे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 5 ऑड डे पे आएगा उसमें। ठीक है ना, मतलब 5 जून 2019 को ये मान लीजिए 0 मान लिया। ठीक है ना, तो मंडे 1, ट्यूसडे को 2, और वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, और फ्राइडे को 5। मतलब कि आपको 5 जून 2099 को, 5 जून 2099 को डेट कौन सा होगा, वो होगा फ्राइडे। क्या होगा, फ्राइडे। तो पूछ रहा है कि संडे कब होगा, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे कब होगा, सैटरडे होगा, और 6 तारीख को, 6 को, ठीक है, और 7 तारीख को क्या होगा, संडे। सो 7 जून 2099 में, है ना, 7 जून को शनिवार रविवार होगा इन ऑप्शन में से। सो दिस इज द, एक और इस टाइप का क्वेश्चन है 2022 में पूछा था, ये भी पूछ देता है, और आपको जिस दिन एग्जामिनेशन है उस डेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये मत सोचना कि डाटा अधूरा है। ठीक है, अगला है, अब देखिए इसमें लखनऊ वर्ड दिया गया हुआ है, और लखनऊ वर्ड में वर्णमाला क्रम को उल्टा कर दिया जाए। मैंने आपको पहले कहा था कि आप क्वेश्चन जब जाते हो बनाने तो आप उसको लिख लिया करो। ठीक है ना, सो इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इन इट ऑक्युपाइज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके तो अगर आप ये लिखे होते तो आपको समझ में आ जाता। अच्छा, एक और चीज़ है, जो आप ए को जैसे कि सीधी ऑर्डर में बी को 2 लिखते हो, सी को 3 लिखते हो, डी को 4 लिखते हो, ऐसे करके, तो आप इसको आप जैसे भी याद रखे होंगे आप, है ना, जेड को 26 रखते हो। ठीक है ना, तो इसका जो आपको अपोजिट में होगा वो ये 1 होता है, मतलब दोनों का सम जो होता है 27। तो अगर एक कोई पता है, अगर आपको सीधी में पता है कि सी का 3 होता है, तो अगर अपोजिट में क्या हो जाएगा, 24, 27, और ये क्या हो जाएगा, 23। ये बी का क्या हो जाएगा, बी का अगर आपको तो 2 पता है तो ये 25 होगा। तो जिसका भी पता है, अगर आपको, जैसे मान लीजिए लखनऊ में अगर आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पता है ना, जैसे एल का पता है आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें 27 से घटा दोगे तो आप अपोजिट में कौन सा वर्ड होगा आपको पता चल जाएगा। क्लियर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप तो पहले लिख के रखना। ठीक है ना, ठीक है ना, ई का 5 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे जैसे कि अगर पता है आपको कि एल का 12 होता है, ठीक है ना, तो ये सीधे में होता है, एल का 12 नंबर आता है, तो हमें एल का अपोजिट वाला लिखना है 12 का। तो अपोजिट में 12 किसका होगा, अपोजिट में 12 होगा जिसका 15 होगा, क्योंकि 15 12 27 होता है। क्लियर, ठीक है ना, तो अपोजिट में इधर से जिसका 15 होगा, है ना, उधर से उसका 12 होगा, तो 15 कौन होता है, ओ। क्लियर, यू जो होता है वो अगर सीधे में बात करें तो यू का जो होता है वो 21 नंबर होता है। अब उधर से 21 होगा उसका, जिसका इधर से 6 नंबर होगा। क्लियर, उधर से 21 उसका होगा जिसका 6 नंबर होगा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद क्या हो जाएगा, एफ, ई का 5। ठीक है, क्लियर, इसके बाद सी जो होता है वो 3rd नंबर होता है सीधे में, तो रिवर्स में 3rd किसका होगा, रिवर्स में 3rd किसका होगा, एक्स का। क्लियर, और जो इधर से 24 होगा, इसके बाद के है, तो के क्या होगा, के जो होता है वो होता है आपको 11 नंबर, तो के 11 नंबर होता है, तो इधर से 11 पूछ रहा है, मतलब 11 पूछ रहा है, इसका मतलब आप करो इधर से 16, है ना, मतलब इधर से ऑर्डर में 16 जो होगा वो उधर से 11 होगा, तो 16 कौन सा होगा,
वो P। सो OPXP इससे काम चल जा रहा है? नहीं, अभी भी बाकी है ना। सो M होगा ही L होगा, बस हम हमें सिर्फ ना W का देख लेते हैं क्योंकि W वाला दोनों चेंज है। सो W जो होता है वो इधर से होता है 23, तो उधर से कौन सा होगा? जो 4th नंबर होगा इधर से वो होगा, तो D है ना। इधर से 23 कौन सा होगा? जो इधर से 4 नंबर होगा। 27 होते हैं दोनों का सम। सो ये लास्ट में D होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? D। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का आप लिख करके जाया करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले ही बना लो, ठीक है ना। ABCD का दोनों का ऑर्डर लिख रखो। ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ये आप देख लीजिए कि 2023 और 2022 में दोनों में क्वेश्चन पूछा था। ये सिविल सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन है और 2023 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, जिसमें XY करके था, है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? उसमें सिर्फ यही था कि XX करके था, ठीक है। AA BA BCA इस टाइप के ही क्वेश्चन था कि 100वें स्थान पे उसमें कुछ और था, है ना। सो AA फिर AB फिर ABC A ABCD, है ना। देखो ऐसे है, A फिर AB फिर ABC फिर ABCD, है ना, फिर AB, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। D फिर ABCDEF, तो पहले एक, है ना, एक, इसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे करके बढ़ेगा। तो 100 नंबर पे कब आएगा? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जाएगा। तो अब 1 2 से इसमें सम तक आप 100 तक जाओ, कितने टर्म तक आएगा? तो ये अराउंड 14 तक अगर आप जाओगे, 1 2 3 4 5 6 करके अगर आप 14 तक जाओगे, जैसे 13 टर्म का जो ऐड हो जाएगा, सो 1 to 10 का 55 होता है। फिर अगर आप 11 उसमें 11 12 अगर ऐड करते हैं, 13 तक ऐड करते हैं, तो ये आपको अराउंड 91 हो गया। 13 तक 91 हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपको ये 14th आएगा, 14th वाले में ही 100 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 13 वाले में 9 बस चलेगा, तो 9 चलेगा तो क्या हो जाएगा? A से लेके 9 तक में क्या हो जाएगा? A से 9 में कौन सा आएगा? A, मतलब ABCD, देखो ये 13 तक चलेगा, मतलब A से लेकर के BCDE तक 13 में जो क्या आता है, 13 में वहां तक आपको जाएगा। क्लियर? ठीक है। सो 13 में आपको M आता है, M तक जाएगा, फिर A से शुरू होगा, सो फिर 14 तक जाएगा, मतलब कि N तक जाएगा, मतलब ABCDEFGHI, तो ये हो जाएगा आपका जो 100वां स्थान पे आएगा वो I आएगा। मतलब समझ में आ गया? A AB ABC ABCD ऐसे करके सब आता जाएगा, ठीक है। सो I होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अगला है, अब ये जो फैमिली टेबल है इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। PQRST and U आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। R इज द स्पाउस ऑफ Q। सो R जो है स्पाउस ऑफ Q है, सो Q और R को लिख दो, ठीक है। पति पत्नी स्पाउस है तो कुछ क्लियर नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। तो U इज द मदर ऑफ T। सो आप U करते हैं, U इज द मदर है तो निगेटिव कर ले, माइनस में सिंबल कर लेते हैं, और T में इसको भी माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। सो U इज द मदर ऑफ T एंड S इज डॉटर ऑफ U। ओके, ये नहीं बताया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब कि गर्ल्स है कि बॉयज, नहीं बताया है। सो U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। S जो है U की डॉटर है, तो S की डॉटर है, तो इसको हम लोग गर्ल्स मान लेते हैं, ठीक है। P's डॉटर इज T, P's डॉटर इज T। P की डॉटर जो है वो T है, मतलब T भी लड़की है ना। और वो किसकी डॉटर है? P की, ठीक है। क्लियर? सो अब P की भी डॉटर है और U की भी है, तो P और U का मतलब किस, ये होगी, है ना, रिलेशन होगी, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए डॉटर है P और U की, तो U अगर फीमेल है तो P क्या होगा? मेल हो गया, ठीक है। ठीक है, अब क्या है? P's डॉटर इज T एंड R सन इज P। R का सन जो है P है, मतलब R और P का जो है, R का सन जो है वो P है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। देयर आर 2 कपल्स इन फैमिली, तो एक तो P एंड U हो गया और ये तो भाई बहन हो गया। सो एक कपल QR है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, है ना। सो T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, Q की पोती है, बिल्कुल। Q और R का बेटा कौन है? P, और P का बच्चा कौन है? T। सो यही होगा, क्योंकि ग्रैंड फादर या मदर आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ये हमारे जो क्वेश्चन है उससे क्लियर नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। प्रपौत्री या दोहित्री है। क्लियर?
तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, ये आपको आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लगभग लेने का कोशिश किया है, लेने का, ठीक है ना। सो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है, कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब इसमें क्या है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो मान लेते हैं कि इसमें सम डॉक्टर्स आर टीचर, ये टीचर है, कुछ डॉक्टर टीचर हैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, तो ऑल टीचर, सारे टीचर को इसमें कवर कर दिए हैं। सो ऑल टीचर आर इंजीनियर्स। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, और ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर है, बिल्कुल होगा, कुछ साइंटिस्ट में डॉक्टर होंगे, तो पहला तो पक्का सही है, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर भी होंगे। ऑल वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर हो सकता है क्या? ठीक है ना, नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर नहीं होगा, कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर होंगे, तो ऑल है, तो कंक्लूजन 2 को फॉलो नहीं करेगा। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर है, बिल्कुल सम इंजीनियर, कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर तो होंगे ही होंगे। सो आंसर क्या हो गया? बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आप वेन डायग्राम बनाएंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? ठीक है, ये आपको आंसर दिया हुआ है। अच्छा, एक्सप्लानेशन आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें ले लेते हैं, है ना। ऑल पेन्स आर बुक्स, सो ऑल पेन्स जो होगा वो बुक्स हैं, ठीक है। इसके बाद है नो चेयर इज पेन, ठीक है। सो कोई कुर्सी कलम नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ हो सकता है, नो चेयर इज पेन, है ना, तो यहाँ चेयर ऐसा हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये पेन है, ये क्या है, बुक है, और ये चेयर हो जाए, क्योंकि नो चेयर है ना, नो, सब कोई कुर्सी कलम नहीं है, नो चेयर इज पेन, बट बुक तो हो ही सकता है ना। सो अब कंक्लूजन 4 हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑल चेयर्स आर बुक, सारे चेयर बुक्स हैं, ऑल चेयर्स बुक होगा तो पेन भी हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर पेन है ना। जब बता दिया कि कोई कुर्सी कलम नहीं है, तो सम चेयर्स आर पेन कैसे हो गया? नहीं होगा। ऑल बुक्स आर चेयर, सारे बुक्स चेयर होंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। नो चेयर इज ए बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है ना। तो ये अगर वेन डायग्राम लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नो चेयर इज ए बुक, लेकिन ये वेन डायग्राम देंगे तो ऐसा हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। सो कुछ चेयर हो सकता है कि बुक होगा, तो नो चेयर इज ए बुक है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी नहीं होगा। सो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर? तो ये आपको आंसर हो गया। अगला है कि अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 2:30 आवर्स एंड ड्रोव टू विलेज, अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15। अब क्लॉक पे भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। सो क्लॉक पे क्वेश्चन करते हैं, ओके। सो ये आपको मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आ गया है। सो कोई इशू नहीं, हम लोग इसको कर लेते हैं। सो अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 12:30 आवर्स, 2:30 पे निकलता है, ठीक है ना, और गाँव पहुँचता है तो देखता है कि 3:15 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3:15 वहाँ हो रहे हैं। वहाँ पे क्या करता है वो 25 मिनट रुकता है, और 25 मिनट रुक करके फिर क्या करता है, दूसरे रूट से जो 1.25 टाइम्स पहले रूट से बड़ा है ना, और जितना फास्ट चला के है उसका दोगुना चला करके घर पहुंचता है 4 बजे। क्लियर? तो 2:30 बजे चलता है, 4 बजे उसमें 25 मिनट का ब्रेक भी लेता है। सो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द मैन ये है s km/h, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन होम एंड विलेज को मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन घर से गांव की दूरी जो है वो है d किलोमीटर, ठीक है। तो s km/h है, ये 5 नहीं है, s km/h है, और ये हो गया। नाउ इसको जो टाइम लगता है, जैसे आपको देख लीजिए कितना टाइम लगता है, 3/2 घंटे, मतलब 2:30 बजे से 4 बजे तक में कितना, 1.5 घंटा लगा, मतलब 3/2 आवर। उसमें से 25 मिनट वो रुकता है, तो 25 मिनट तो पहले वो घटा दो, 25/60 कर लेते हैं, आवर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 13/12 आवर। सो 13/12 आवर टोटल वो जर्नी में रहता है, ठीक है। सो पहला जो गांव जाता है तो पूरा डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है, तो डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है किसमें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू कितना लगेगा, डी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहला जो जाता है तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है s km/h से,
एंड जब वो रिटर्न करता है तो जो वैसा रास्ता चूज करता है जिसमें 1.25 जो पहले रूट से बड़ा है, तो पहले डी था तो ये 1.25 डी हो गया, और इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड दोगुना कर देता है, और इज इक्वल टू आपको 13/12। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, डी वाई एस को कॉमन ले करके, डी वाई एस को कॉमन ले लो, तो ये 1 + 1.25/2 इज इक्वल टू 13/12 आएगा, और इसमें डी वाई एस डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 2/3 आवर, जो कि होती है 40 मिनट। कितनी होती है? 40 मिनट। अब आप सोच लो इसमें कि इसमें आपको जब 2 बजे जाता है तो ये 3:15 दिखाता रहता है, मतलब कितना देर? 45 मिनट लगा, है ना। तो 45 मिनट लगा, और जब ये पहुंचता है तो आपको 40 मिनट ही लगता है, मतलब घड़ी कितना फास्ट है। समझ में आ रहा है कि आपको दिख कितना रहा है कि जाने में इसको लग रहा है 40 मिनट, लेकिन घड़ी कितना दिखा रहा है? 45 मिनट। तो घड़ी क्या है इसका मतलब? 5 मिनट फास्ट है। समझ में आ गया? यह आंसर आपको 5 मिनट फास्ट होगा। ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2, 12, 36, 80, 150। ठीक है। सो 2 है, अब क्या हो गया? अब इसमें सेकेंड टर्म क्या है? 12, है ना। अब इसको क्या करेंगे? 2 से 12 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10। 12 से 36 के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये आपको 24, और 36 से 80 के बीच में कितना है? इट्स 36 से 80 के बीच में 44, और 80 से 150 70, ये है ना आपको। तो फिर इसके अब इसमें देखते हैं 10 से 24 के बीच में कितना है? 2, 10, 12 से 24, 10 से 24 के बीच में कितने हैं? 14, 24 से 44 के बीच में कितने हैं? 20 डिफरेंस, 44 से 70 के बीच में कितने हैं? 26, तो 14, 6, 20, 6, 26, तो 70 से इसमें कितने होंगे? 26, 6, 32, तो 70 और 32 102, है ना। तो 150 से इसका आपको 102 ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? समझ में आ गया? ये सीरीज कभी भी 2-2 वाला भी पूछ देता है, तो उसके अनुसार से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। सो 150 + 102 विच इज 252। समझ में आया? ये 14, 6, 20, 6, 26, 6, 32 ऐसे चल रहा है। क्लियर? अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी बन जाती है, तो उसके लिए भी सोचना नहीं है। अब 3:16 पे और 3:17 PM पे बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कॉन्साइड, ये बोल रहा है बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कॉन्साइड। अब इसमें क्या है कि अभी तो फॉर्मूला भी बहुत सारी ट्रिक आती है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप घड़ी बना करके कि 3:16, 12, 6, 3, 9, है ना, 11, 10, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। सो 3:16 पे, तो आपको लग रहा है कि 3:16 से लेकर 3:17 पे होगा। बिल्कुल, ये दोनों हैंड कॉन्साइड करेंगे 3:15 पे, है ना। तो 3 जब ये 15 होगा तो ये भी थोड़ा इधर बढ़ेगा। ठीक है। तो ये 15 पे नहीं होकर के 16 से 17 के बीच में कॉन्साइड करेगा। तो ये आपको सही है, आप डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी 4:58 PM से 4:59 के बीच में करेगा। वैसे कितने में कॉन्साइड करते हैं इसके ट्रिक आते हैं, तो आप उस पर भी कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अगला है इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व इन अ मिरर। सबको मिरर में देखते हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दिस विच डू नॉट लुक लाइक। तो लुक लाइक कौन कौन होगा ये बताइए पहले, कौन कौन सा लुक लाइक होगा। ठीक है। तो आप लिख लीजिए कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट में है जो मिरर में। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इसमें ना एक चीज देखना है आपको। ओके, सो वीमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर। अब देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये 12 किलोमीटर चली। 12 किलोमीटर का क्या होगा? 6 किलोमीटर फिर साउथ चली, तो साउथ के पीछे की तरफ आ गई 6 किलोमीटर। उसके बाद ये ईस्ट चल रही है 8 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? क्या है? ये डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा है? क्या नॉर्थ ईस्ट हो गया। सो एन एंगल लेस देन, ओके। सो अब इसमें क्या है कि एंगल बनाना है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये 45 यहाँ हो जाएगा, है ना। सो द एंगल इज लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब एंगल मोर देन होगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो है सो इस ऐसे बनता तो ये मोर होता। ठीक है ना। आप इसमें क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो tan थीटा की। दैट्स नॉट नीडेड। ठीक है ना। आप उसको डायग्राम बना के बना सकते हो। अब देखो इसमें क्या क्या है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न।
देखो देखो, ये 3 4 7 है ना, और ये 7 6 13 है, ठीक है, और 13 8 21 है, और 21 10 31 है, और 31 12 41 है। समझ गए? तो 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ऐसे चल रहा है। तो ये 2 2 4 है, और 4 6 2 2 4, और 4 6 10, और 10 8 18, ठीक है, और 10 8 18, 18 10 28, और 28 12। तो ये 12 ठीक है, 10 ठीक है, 8 ठीक है, और ये 6 ठीक है। अब होना चाहिए क्या? 4 होना चाहिए, है ना। सो इसमें होना चाहिए, तो गलत कौन सा है? ये है गलत। होना चाहिए यहाँ पे अगर 0 होता, यहाँ 0 होता 2 के जगह पे, तो आपको 0 + 4 यही पैटर्न 4 6 8 10 12 करता। तो आंसर होना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए था आपको 0, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। फिर एक अगला क्वेश्चन है, ये देख लो। इसमें क्या है? 7 3 10, 3 6 9, तो 10 3 13। तो ये तो पहला होगा 3 ही, और सब में बी ए सी है, सी बी ए है, ए सी। तो यहाँ पे कौन सा बचा हुआ है? बी। सो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये कोड लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, उसको ये लिखा है, तो एल को एम लिखा है, ए को बी लिखा है, मतलब एक पीछे और एक आगे चल रहा है। तो सी को क्या लिखेंगे आप? सी को क्या लिखेंगे? सो एम को एल लिखा है, मतलब पीछे, तो सी को क्या लिखेंगे? बी। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चल गया। और फिर सी के बाद क्या है? केमिस्ट्री के बाद एच है, तो एम के ए के बाद वाला, तो एच के बाद क्या होगा? आई, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? इसके बाद आपको ई का एक पीछे चले जाओ, है ना। ई का पीछे क्या हो जाएगा आपको? डी। और एम के बाद क्या हो जाएगा? एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आई डी एन, एक ही में है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन है। क्लियर? ओके। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपीएससी आजकल बहुत पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। जैसे अब इसमें क्या है कि जो 3P 4P PP और PP इनका सम जो है सो RQ2 है। तो इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आप देख लीजिए कि ये अगर ऐड करोगे तो ये 4P करोगे, तो 4P का ऐड करके, 4 कोई नंबर को ऐड करके, और PQR जो है डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो 4P को ऐड करके ये आ रहा है 12, ठीक है। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है? या तो 4 को 3 कर दो तो आ जाएगा 3 चौका 12, या 4 8 कर दो तो 4 8 जा 4 8 जा 32, ठीक है ना। तो या तो P की जगह पे 3 होगा, नहीं तो 8 होगा। सो अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 33 + 43 + 33 + 33, तो ये हो जाएगा आपको 142। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इट्स 48 + 88 + 88, जो कि होगा 262। अब देखो RQ2 है ना। सो अगर मान लीजिए कि तो P अगर हम लोग लेते हैं 3, तो R क्या हो रहा है? R4 और Q1। और अगर हम मान लेते हैं कि इसको ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको? क्या आपको हो जाएगा? P को अगर हम 8 लेते हैं तो R हो जाएगा क्या? 2, और Q हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, ठीक है। सो व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑल सच पॉसिबल? तो या तो ये हो सकता है ना। तो इसका सम कितना हो गया? 142, और इसका 260, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये 4 6 10 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 404 हो गया। सो 404 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मतलब बाई 2 कर दो, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी का बाई 2। सिर्फ 3 ही होगा जिसको 4 बार करेंगे जोड़ेंगे तो 12 आएगा, या 8 होगा तो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 202, ठीक है। तो एक तो ये आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रही है। अगला एक ये क्वेश्चन है कि PQ × 3 इक्वल टू RQQ। तो PQR आर डिफरेंट डिजिट, R बराबर 0 नहीं है, सो P + R डिवाइड बाई Q। तो पहले तो आपको क्या करना है? PQ × 3, सो ये आ रहा है इक्वल टू, ये 3 है ना, दो जगह पे सेम है। सो अब अगर मान लो कि 3 से मल्टीप्लाई करते हो 1 को तो 3 होगा, 2 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 6, 3 से करते हो तो क्या हो जाएगा? 9, 4 से करते हो तो क्या हो जाएगा? 12, है ना, और 5 से करते हो तो क्या हो जाता है? 15। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हम Q5 रखते हैं तो यहाँ पे ही 5 होगा। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे जो Q यहाँ होगा, जो नंबर यहाँ पे होगा 2 डिजिट का नंबर है, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ही आता है। तो ऐसा कौन नंबर होगा? 5 ऐसा होता है जिसमें कि मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड डिजिट, लास्ट डिजिट 5 आएगा। ये हो गया, तो ये आपको हो गया। सो P5 × 3 = R55। अब P की जगह पे कोई वैल्यू रख के देख लो, तो ये जो वैल्यू रखेंगे वो होता है 8। 85 × 3 जो होता है वो 255 होता है। क्लियर? सो देखिए 3 × 5 = 15 का 5 बचा 1,
और 3 इंटू कौन नंबर करेंगे जिसमें 5 आएगा, 4 आएगा, तो 3 अट्ठे 24, है ना, क्लियर। तो 85 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25, तो 85 इंटू 3। सो पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू 8 और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू 5, तो पी प्लस और आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो पूछ रहा है कि पी प्लस आर मतलब 8 प्लस 2 डिवाइड बाई क्यू मतलब 5, तो ये हो गया 2। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 आपका आंसर हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, हम लोग जो जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन किया है और बाकी चीज़ों पे भी किया है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ और मैं जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फिर भी हमने बहुत हर टॉपिक पे लगभग किया है जो यूपीएससी क्वेश्चन जिस पे पूछती है। और आप सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आपको मैं ये बताऊँगा कि सीसेट की 2013 से 2022 अगर आपके पास टाइम है या आपका मैथ कमज़ोर है तो आप सीसेट 2013 से 2022 दे दो। आप देख लो, ये आपको हमने वीडियो बनाई हुई है और ये प्लेलिस्ट में है, जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सीडीएस में जो क्वेश्चन है उसमें ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन है, तो उसको करने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ से करो, मैं अब जनरल मेंटल एबिलिटी पे कोई वीडियो नहीं लाने जा रहा हूँ और दिस सीरीज इज ओनली फॉर रिविजन पर्पज़। तो हम आपको हर तरह के क्वेश्चन इसमें, जैसे कैलेंडर के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लॉक के क्वेश्चन क्लॉक के कर लिए हैं। क्लॉक के जनरली आप या तो आप फार्मूला कहीं से ट्रिक रटे हो तो आप रट लो, अदरवाइज आप क्लॉक का कर सकते हो, मैंने बहुत जनरल वे में भी बताया है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो लोग को मैथ्स कमज़ोर है वो आप सीसेट की वीडियो देखें, जिनको नहीं भी कमज़ोर हैं अगर उनको प्रैक्टिस करनी है तो गो एंड वॉच द सीसेट वीडियो, ठीक है ना। वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ की है और फिर से मैं उन्हीं सारी क्वेश्चन को अगर यहाँ सॉल्व करूँ तो कोई मतलब नहीं बनता है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स में वही होगी, पर हम रिवीजन पर्पस के लिए 2 क्लास हमने, एक रीजनिंग और एक मैथ्स की थी। तो आज अभी रीजनिंग की हुई है और इन इवनिंग आपको जो है सो मैथ्स की क्लास हम कर देंगे, क्लियर। और कल हम लोग जनरल साइंस के करेंगे, ठीक है। सो पीडीएफ आपको मिल गया होगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन मैं नहीं किया हूँ, आप वीडियो देखें और एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। मैथ्स को सॉल्व करके फिर उसमें डालने में इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वो इसमें नहीं ऐड किया है। ओके, सो आज का क्या है कोट, फेल्योर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आप सफलता मिलेगी आपको जब फेल होते हो, तभी आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है और समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये फेल्योर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी आपका कुछ नहीं होता है तो दैट्स नॉट अ इशू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हर टॉपिक से कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन करने का, दैट्स इट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।